वो बिरयानी खा के आए और यहाँ पे आके बोले मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन हकीकत में क्या था आप सब जानते हैं ना, जिंदल का हाइड्रो प्रोजेक्ट था वहां पे, पीओके के अंदर जिंदल का हाइड्रो प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही थी। अभिनंदन वाली बात पे आप अपनी बात रखिए कि अभिनंदन पे जो थ्रेट था, अमेरिका ने भी कह दिया था कि भाई भेज दो, नहीं तो मोदी मानने वाला नहीं है। तो जैसे हुआ है, हाँ यस तो मैंने कहा कि इंडिया में वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो मोदी नहीं होगा तब यही अमेरिका मनमोहन सिंह को बुलिंग करता था, बिल्कुल लिटरली जूनियर यही अमेरिका था जिसने मोदी को बोला था मोदी आउट, हम वीजा नहीं देंगे इसको। यस, लेकिन वही अमेरिका ने फिर रेड कार्पेट भी बिछाया जनता की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, व्हाटएवर में भी लीडर वाज द सेम। नहीं, मोदी के फर्क नहीं पड़ता। भारत की जो विदेश नीति है अभी वर्तमान में, 10 में से आप कितना अंक देना चाहेंगे? हमारी विदेश नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन मोदी ने खराब कर दिया उसको। जो भी माइनस में आएगा वो इनकी आप रेटिंग की। हाँ रेटिंग, ठीक है। तो हाँ, अरे भाई साहब करा होगा आपके बोले ना मेरे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। देश में इन दिनों फार्मर्स प्रोटेस्ट दिल्ली में अपने चरम पे है और किसान अपनी मांगों को लेकर के कई जगह घेरेबंदी कर रखी है। तो वहीं हरियाणा में पुलिस बल ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे और कई वाटर कैनन का भी प्रयोग किया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट रिची लुथारिया से। आइए जानते हैं सर का इस पर क्या विचार है। सर क्या कहना है, ये जो देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तो ये लोकलाइज्ड है दिल्ली की बाउंड्रीज एरिया में, बट धीरे धीरे ये मुझे लगता है कि और दूसरे शहरों में भी फैलेगा। क्या कहना है आपका? देखिए, जब किसानों का शोषण करोगे, हर वर्ग जो है जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, एक किसान, एक गरीब, एक युवा और एक महिलाएं, और सारे के सारे दुखी हैं इस देश के अंदर। महिलाओं का हाल देख लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में 40 दिन तक धरने पे बैठ के उनका सामान उठा के फेंक दिया गया। और जहां तक आप एनसीआरबी के डाटा को देखते हैं तो एनसीआरबी के डाटा के अंदर जो टॉप 13 में से 8 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है और नंबर 1 पे यूपी है, जिन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे और क्राइम को खत्म करेंगे, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन को खत्म करेंगे, लेकिन वो टॉप पे चल रहे हैं। लगातार 2 टेन्योर हो चुके हैं, उनके कोई चैन नहीं आया। वो कहते हैं कि हम एक तरफ हमने 11,000 उनको क्रिमिनल को मार दिया, तो भैया फिर क्राइम कौन कर रहा है? जब आपने 10 साल हो गए आपको और आप कह रहे हो कि आपने 11,000 क्रिमिनल को मार दिया, तो जब आपने क्रिमिनल भी मार दिए और टॉप पे भी आप ही चल रहे हो लगातार 10 साल से, है ना? तो कि कैसे संभव है? इसका मतलब है कि क्राइम कोई और भी कर रहा है ना। उनके तो गुंडे और आपके गुंडे संत, ये नहीं चल सकता। ये देश के अंदर बराबरी होनी चाहिए कि अगर क्रिमिनल है तो सब एक बराबर है, ना उसका क्रिमिनल का कोई धर्म होता है ना जात होती है। तो सबसे बड़ा इशू जो है महिलाएं पीड़ित है इस देश के अंदर। युवाओं की हालत है कि बेरोजगार है युवा, बुरी हालत के अंदर है। जो इस समय युवा को देखो बेरोजगार है और क्राइम बढ़ रहा है, वो क्राइम की तरफ जाते हैं, सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, बेचारे कोई छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, उनके चैनल ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनको टॉर्चर करा जाता है। रोजगार आप दे नहीं सकते तो रोक क्यों रहे हो उनको रोजगार करने से? वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते, पहले प्रमोट करेंगे ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग भी नहीं करने देते उनको। रूल रेगुलेशन ऐसे बना रखे हैं कि वो मार्केट 1.5 महीना हो गया आज, जब से 1 जनवरी से लेके अब तक शेयर मार्केट लगातार ब्लीड कर रही है। सिर्फ 2-3 दिन सही गई है ग्रीन के अंदर, लगातार अरबों खरबों रुपए का जनता का लॉस हो रहा है। एंड दिस गवर्नमेंट इज म्यूट, कुछ नहीं बोल रही है ये सरकार। इसको सब दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है देश का, बर्बादी के कगार पे पहुंच गया देश। हाहाकार मचा हुआ है। ये बात करते हैं जीडीपी की, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, सब जो बात दिखाते हैं भगवान राम का सहारा लेते हैं, झूठी बातें करते हैं देशभक्ति की और धर्म की, और हकीकत के अंदर इनका पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो फेक है, धोखेबाजी और ठगी के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। तो फेमस ठग्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर स्टेट, मैं उसका नाम नहीं लूंगा उस स्टेट का, लेकिन हकीकत में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये क्यों जायज है? क्योंकि फार्मर्स की कितनी बुरी दुर्गति, जो और उनकी जो तीसरी जाति है वो फार्मर्स हैं। गरीब है, गरीब का हाल देख लीजिए, महंगाई कहाँ पे आसमान पे पहुंच रही है। और महंगाई पे कोई एक ब्रेड का पैकेट आप 55-60 रुपए का आएगा, उसमें 10-12 स्लाइस होंगी और वो भी मैदे की बनी हुई, कि खा लेगा तब भी मरेगा। कुछ नहीं है गरीब आदमी के पास। और एक मिडिल क्लास का आदमी आज लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे पहुंच गया है, और ये बात करते हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। शर्म नहीं आती इन लोगों को, इन लीडर्स को? क्या देश का पैटर्न है, क्या हालात है और क्या बोल रहे हैं जनता को? लगातार धोखे पे धोखे दिया जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल करा जा रहा है, गलत तरीके से उड़ाई जा रही है न्यूज, और लगातार रात दिन सोते जागते आपको झूठ परोसा जा रहा है। इतनी बार झूठ बोला जाता है कि वो सच जैसा लगने लग जाता है। जनता को, बेचारी भोली भाली जनता सोचती है कि सब कुछ सही है, उसके पेट में खाना नहीं है, सांस हवा गंदी हुई पड़ी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लोगों को, बुरी हालत के ने एनवायरमेंट से लेके किसी चीज को नहीं छोड़ा, सारे पेड़ काट दिए इस देश के डेवलपमेंट के नाम पे।
सारी नदियां कीचड़ के अंदर, नाले के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ना पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना खाना मिल रहा है, अतड़ियां सूख चुकी है गरीब आदमी की, और ये बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। ये भगवान राम को सहारा लेते हैं। भगवान राम कभी किसी की मदद नहीं करेंगे। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु कभी किसी की चाल में नहीं आने वाले। आपको पता होना चाहिए, इन धूर्त मक्कार नेताओं को पता होना चाहिए, इस देश के धोखेबाज नेता, झूठे नेताओं को पता होना चाहिए कि जब भी भगवान शिव ने किसी भी राक्षस, सब राक्षसों ने भगवान शिव की पूजा करी और सारे वरदान लिए उन्होंने दे दिए। भोलेनाथ हैं बेचारे, दे दिए वरदान। लेकिन जब संकट में आए भोलेनाथ जी भी, तो भगवान विष्णु ने ही बचाया उनको। महिषासुर, भस्मासुर, हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जहां जहां भी अहंकार में डूबा वो राक्षसों का राजा, तब वो भगवान विष्णु ने आके बचाया। कभी छप्पर फाड़ के, कभी क्या, वो भी तो कहता था। ये कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है ना। वो भी कहता था हिरण्यकश्यपु, ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना जानवर से मरूं, ना इंसान से मरूं। सारी के सारी कंडीशन फुलफिल कर दी कि इसको कोई फुलफिल कर नहीं पाएगा, देवता भी नहीं कर पाएंगे, इसको मार नहीं पाएगा कोई भी। लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धर के 1 ही सेकंड में फाड़ के फेंक दिया उस हत्याचारी राक्षस को। फाड़ा ना, 1 मिनट में चौखट पे रखा, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना आदमी ना जानवर। इनको बार बार बोल रहा हूं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये भगवान में, अपने धर्म में भी विश्वास करते हैं तो डरो भगवान से। अगर किसी से नहीं डरते तो भगवान से डरो। भगवान से भी नहीं डरे तो तुम्हारा अंत 100% पक्का है। जो आदमी ये सोच रहे हैं, अहंकार आ जाए जिसको कि मैं ही सब कुछ हूं, वो गया काम से। वो समझ लो, जिसने जब भी पूरे, जिसको दुनिया माइथोलॉजी कहती है, हम उसको इतिहास कहते हैं। अगर इतने सारे मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, जब जिसने भी, रावण ने, हिरण्यकश्यपु ने और भस्मासुर ने, जब भी ये कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं तो मुमकिन है, जब उसको अहंकार आया और उसने अपने आप को भगवान समझने की गलती करी, तभी मरा है वो, तभी मरा। सर, एक चीज आपको मैं काउंटर करना चाहूंगा। अभी जैसे कतर से जो 8 नेवी ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स वापस आए, जबकि उनको सजाए मौत हो चुकी थी, सुना दी गई थी, और उन्होंने जैसे ही इंडिया में लैंड किया, उनके वो एयरपोर्ट पे जब रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा, जो ऑन रिकॉर्ड है, कि मोदी है तो मुमकिन है। सर, जब एक भारत का एक तबका जो इस बात में बिलीव करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो कि भारत की जो एक हैसियत विदेशों में मोदी सरकार ने, और खास करके उनके जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक हाइट दी है, और जो लोग मानते भी है, कई जगह उन्होंने परफॉर्म भी किया है, जो कि दिखता है। जो विदेश से लोग आते तो कहते कि आज हमारी हैसियत बाकी जो हमारी पैरेलल कंट्री थी उससे कहीं ज्यादा, और हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको लगता है कि 2014 से पहले देश आजाद नहीं हुआ था क्या? देश, हमारा देश, आजादी की बात नहीं, लेट मी स्पीक। ये लोग कहते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ है और तभी से हिंदू राज्य चल रहा है, ये हिंदू सम्राट है, राइट? आप कहते हो कि विदेशी जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, इनके समय में अचानक से चेंज हो गई है क्या? इससे पहले भी तो सही थी हमारी, क्या जो अटल जी के समय पे नहीं थी क्या सही पॉलिसी? तब भी सही थी ना। कांग्रेस के समय पे खराब थी पॉलिसी, तब भी सही थी। लोग हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, इस देश की इज्जत करते हैं, भारत की इज्जत करते हैं, इंडिया की इज्जत करते हैं, इनकी नहीं। इनकी जगह कोई XYZ भी बैठ जाएगा तो फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलती है, वो वही रहती है। जो इज्जत है ना लोगों की, हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर की वजह से, इनको नहीं पता है। ये सिर्फ ये टूर करने गए हैं। मैं रहा हूं विदेशों के अंदर, लोग रोते हैं भारत के लिए, देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए। फॉरेनर्स रोते देखता हूं मैं उनको, आना चाहते हैं, बार बार आते हैं वो लोग, क्योंकि देश की इज्जत, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कौन इसका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की वजह से नहीं करते। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, वेदा, सब तमाम हमारा जो पुराना जो पास्ट है ना, उसकी वजह से इज्जत करते हैं, इसकी वजह से नहीं करते हैं। ये कल चला जाएगा तो क्या इंडिया खराब हो जाएगी? यही बात, आपकी बात ना, नौ सैनिकों ने कहा, चलो मैंने मान लिया कि चलो इन्होंने हस्तक्षेप करके बचा लिया। अरे कोई काम तो करेगा, तो कुछ भी ना काम करे, खाली बैठने की तनख्वाह मिल रही है क्या? ये तो पेड लोग हैं। नहीं, एक लेट मी फिनिश। ठीक है, उन्होंने चलो बोल भी दिया कि चलो इन्होंने मदद कर दी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है पोरबंदर के अंदर जो एक 44 नॉटिकल माइल्स की जो एक सीमा होती है, चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, उसकी पानी की भी सीमा होती है कि इतने तक हमारा देश और देश का हिस्सा, उसके बाहर जो नो मैंस लैंड, राइट। उसके अंदर जब पोरबंदर के नजदीक में हमारे जहाजों पे हूती जो टेररिस्ट कह सकते हैं आप उनको, उन्होंने बॉम्ब मारे पोरबंदर के पास में, गुजरात के पास में, है ना। ये कहते हैं, और आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मालदीव जैसा देश जो आज तक
कितने सालों से भारत के आगे दुम हिलाता था, भारत ने उसकी कैसी कैसी मदद नहीं करी होगी, भारत ने सभी की मदद करी है। नेपाल की देख लीजिए, पर अफगानिस्तान की देख लीजिए, भूटान की देख लीजिए, इंडिया किसी पे अटैक थोड़ी करा है, उनकी हमेशा की पॉलिसी रही है, इंडिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, सबकी मदद करी है। नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, चाहे वहां पे सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे सेना की सरकार हो, लेकिन फिर भी भारत ने मदद करी है। देश हमारा ऐसा है कि सबकी मदद करता है, इतना पुराना रिकॉर्ड है। नॉन अलाइन मूवमेंट की अगर आप बात करते हो तो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, इंदिरा जी ने शुरू किया था नॉन अलाइन मूवमेंट। और जब इसकी मीटिंग हुई तो वहां पे ये कोलंबिया में कहीं पे मीटिंग हुई थी इनकी, तो इनको बुलाया गया कि आप ही ने शुरू करा था, आप क्यों नहीं आ रहे, ये नहीं भेजे किसी को भी, एक बंदा नहीं गया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। कोल्ड वर्ल्ड वार के समय वो ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि ना हम इस ग्रुप में जाएंगे ना इस ग्रुप में जाएंगे, हम डेवलपिंग कंट्री, हमें देश का विकास देखना, हमने आप देश को देखना है। ये एक तरफ उसको नेगेट करते हैं, एक तरफ उसको झुटलाते हैं, एक तरफ नहीं मानते उसको। और एट द सेम टाइम ये उसी पॉलिसी पे रह के हमने रशिया से ऑयल खरीदा, हम ना इधर दोनों से फायदा उठाया ना। इमरान खान ने भी बोला भैया इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है ना, कि ये तो अमेरिका से भी लड्डू ले रहे हैं और उधर डिस्काउंट पे मिल रहा है तो ऑयल रशिया से भी ले रहे हैं, है ना। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से, नाम की वजह से हो रहा था, ये इनकी वजह से नहीं हो रहा। इनकी पॉलिसी ने सत्यानाश कर दिया, इनकी पॉलिसी ने। फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, लेट मी स्पीक। मालदीव ने क्या करा आप जानते हो ना सब लोग, इतना पुराना मित्र देश का, और आप जाके वो मोदी, वो इंडिया आउट नहीं था, वो इंडिया आउट की क्वेश्चन नहीं है। इंडिया, आप लोगों ने, इनकी पार्टी ने उसको एसोसिएट कर दिया इंडिया के नाम को मोदी के साथ, जैसा कि तमाम मीडिया के अंदर गलत प्रचार करा जा रहा है, उनकी पार्टी के द्वारा गलत प्रचार करा जा रहा है। इंडिया एंड मोदी अलग अलग चीजें हैं अब, लेकिन आपने उसके साथ एसोसिएट कर दिया तो वो खुन्नस मोदी से थी, क्योंकि इजराइल में उसने उनकी सपोर्ट करा। ट्रेडिशनली वी आर सपोर्टिंग फिलिस्तीन आल्सो, राइट, नॉन अलाइंड है हम बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं जाना चाहते, हम दोनों को फेवर करते थे, इजराइल को भी और फिलिस्तीन को भी, कि किसी से दुश्मनी ना हो, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे दोस्त। ये हमारी पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी। उसको काट के ये इजराइल को सपोर्ट करने के लिए एकदम से जोश में आ गए, और उसके बाद अब इजराइल 22,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है, तो अब जाके करवट बदल दी, 1 मिनट के अंदर इन्होंने बदली ना, पलटू की तरह। इन्होंने कह दिया गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब गलत हो गया एकदम से, जब हमने प्रेशर डाला, ये कर क्या रहे हो तुम, खराब कर रहे हो हमारी पॉलिसी जो हमें बेनिफिट था। अभी आप देखिए फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हो आप, इस वजह से वहां से चिढ़ के, चाहे वो रिलीजन के बेस पे कराओ, मालदीव की जो सरकारें हैं वो आप जानते हो मुस्लिम सरकारें हैं वहां के, तो उन्होंने चिढ़ के कराया, क्यों भी किया, मैं उस बात का भी मैं आई रियली कंडेम देम कि ये उन्होंने भी गलत स्टेप किया मालदीव ने, लेकिन उनका मेन इंटेंशन, जो इरिटेशन थी वो मोदी के साथ थी। मोदी आउट था वो, ना कि इंडिया आउट था। सर मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा। जी। आप खुद ही मोदी को इंडिया से रिलेट कर रहे हैं, उनके नहीं कर रहा, आप लोगों ने कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मानते ही हम तो ये सरकार उनके पीएम सरकार गिर जाएगी क्या? या एक बात बताइए, सरकार अगर ये चले जाती है कि मोदी की जगह कोई XYZ कोई गधा भी आके बैठ जाएगा ना, तो भी इंडिया की इज्जत करते रहेंगे। वो कहेंगी बाहर की जनता कोई बात नहीं, पहली बार कोई गधा आया, फिर दोबारा से कोई बुद्धिजीवी आ जाएगा। दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे पुराने इतिहास जो है, हमारा इतना पुराना प्राचीन इतिहास है, हमारी संस्कृति है, उसकी इज्जत करते हैं लोग। आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मोदी ये मालदीव वाला क्राइसिस स्टार्ट हुआ, उस समय जो मालदीव के जो नहीं है, साउथ कोरिया में भी इंडिया आउट, जस्ट सिंगापुर में भी इंडिया आउट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भैया, हर जगह कह रहे हैं। हाँ, थाईलैंड में भी इंडिया आउट कह रहे हैं, श्रीलंका में भी इंडिया आउट। व्हाई? दे आर इरिटेटेड विद मोदीज काइंड ऑफ वर्किंग। उसका जो स्टाइल है, उनका बोलने का अहंकार भरा स्टाइल है, और जिस तरह से वो पॉलिसी अपनी एनफोर्स करना चाहते हैं, किसी पे गला दबाना चाहते हैं लोगों का, जो बोलता है उसका गला दबा देंगे, तो उससे लोग तिलमिला रहे हैं। आपको पता है चाइना जाने के बाद मालदीव के उसने मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हम छोटे जरूर हैं, लेकिन कोई हमें बुली करने की जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं कि कोई हमारे पे प्रेशर डालेगा, प्यार से सब चीज। यही जो G20 में कंट्रीज आती है और जिस तरह की हॉबनॉबिंग होती है, और मोदी को लोग मतलब जो टॉप लीडर चीयर करते हैं, उससे तो देख करके लगता है कि जो वैश्विक छवि मोदी की है वो एक मतलब सुपरस्टार की है। मैं जो इतनी बात बताया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? हम कमरीज होने वाले कौन होते हैं? आप तो अपनी बात रखिए। दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है? दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है? कहा ना, जो बाइडेन के साथ क्या हुआ आपको पता है? वियतनाम में जाके उसने क्या बोला कि मेरे को बोलने तक नहीं दिया गया इन्होंने। बोलो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? जो दुनिया का नंबर 1 देश है, जिसकी सपोर्ट की वजह से आज हम फुदक रहे हैं, ये सरकार फुदक रही है, अमेरिका की वजह से फुदक रही है ना। अब अमेरिका हट जाता है तो ये कहाँ है इनका? रशिया से भी बिगाड़ने के चक्कर में थे, तो हमने बोला भैया क्या कर रहे हो, दोनों तरफ बिगड़ जाएगा, देश का बंटाधार करोगे। तो ये अभी अमेरिका की तरफ ये लगता है कि अमेरिका इनका फेवर करेगा। अमेरिका इज जस्ट यूजिंग दिस गवर्नमेंट, जो मैं तो इन मूर्ख समझता हूँ, इन नेताओं को मूर्ख हैं लोग, ब्रेनलेस लोग हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आई डोंट वांट टू गिव कमेंट ऑन दैट। ये इन तरह के नेताओं को चाइना के अगेंस्ट लड़ाई करवा रहा है। अब इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के तुम चाइना के गोली मारोगे, तो वो गोली मारेगा तो किसके लगेगी?
आपने तो पीछे वो बंदूक रख के कंधे पे रखी हुई है, इंडिया की लगेगी, इंडिया और चाइना दोनों बर्बाद हो जाएंगे, अमेरिका का फायदा हो जाएगा इससे। आप इसको ऐसे कैसे नहीं देख रहे हैं कि यही जो अभी चाइना का जो एक सितारा जो बुलंदी पे है, इसी क्राइसिस का फायदा उठा करके भारत जो वहाँ पे जो एक प्रोडक्शन हब बना हुआ है चाइना पूरे वर्ल्ड का, वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत में धीरे शिफ्ट करवा रही है अमेरिका के साथ हॉबनॉब करके। आप इसको इस एंगल से क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं ठीक है, ये बात कुछ पॉजिटिव तो उसके निकलते ही है, मैं मानता हूं, लेकिन वो तब मानूंगा जबकि अमेरिका ऐसी पॉलिसी बनाए कि हम, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बात मैं समझ रहा हूं कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के चक्कर में कोई ना कोई, चलो ठीक है आप लोग कोशिश कर रहे हो, लेकिन अमेरिका ने अभी तक डिसाइड नहीं करा कि वो एशियान से खरीदेगा या इंडिया से खरीदेगा। वो एशियान से खरीदा, दे प्रीफर एशियान टू इंडिया, राइट। सेकेंडली, और जो एक दूसरी फॉरेन पॉलिसी जो अभी हमारी जो कॉस्ट है, अभी भी एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस और दूसरी कंट्रीज है, उसमें अभी भी कॉस्ट बहुत कम है, इंडिया से कम है। सर मेरी बात एक रख लीजिए कि मैं यही कह रहा हूं कि जो फॉरेन पॉलिसी की बात करें, जो अभी रसिया और यूक्रेन की जो क्राइसिस स्टार्ट हुई थी, उसमें पूरे वर्ल्ड लीडर्स देख रहे थे कि इंडिया मीडिएट करे उनको आकर के, नहीं एक लेकिन उनकी बात मानी, भारत ने तो अपनी फायदा उठाई, सस्ते दर में तेल लेकर के क्रूड ऑयल वर्ल्ड अलाइंड मूवमेंट की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हुआ, इंदिरा जी की वजह से हुआ। इंदिरा जी ने जो पॉलिसी बना के गई थी वो नेशनल लीडर थी, उन जैसे लीडर तो ये हो नहीं सकते, दूरगामी थी उनकी सोच, कब अब तक काम आ रही है देश के, नहीं हुआ ना इनको फायदा अपनी पॉलिसी से। अपनी पॉलिसी होती तो ये यूएस के फेवर में जाके रशिया पे अटैक करते ना, दम था तो नहीं कर पाए ना। अब आपकी, मैं तो खैर शब्द यूज नहीं करना चाहता, आपकी हालत हो गई खराब, आप जो इधर भी नहीं है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, खड़े मेरे बाप के, ऐसा नहीं चलेगा। सर फायदा तो हुआ ना कि भारत को सबसे सस्ते दर पे क्रूड ऑयल मिल गया, और इसके अमेरिका से नहीं रशिया से हुआ, और फायदा देखिए, 2 बिलियन की लड़ाई में बंदर हमेशा फायदा उठाता है, तो भारत ने वो बंदर का रोल किया। लेट मी फिनिश माय डियर फ्रेंड। एक्चुअली आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर किसके पास, सबसे ज्यादा जो स्टोरेज किसके पास है, आपको पता है किसके पास है? बताइए। मिडिल ईस्ट में कतर, मिडिल ईस्ट या कतर के पास नहीं है, अमेरिका के पास है। इज द बिगेस्ट स्टॉकिस्ट ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल, सबसे ज्यादा दुनिया का उसी के बाद अलास्का में भरा पड़ा, उसके भरा पड़ा है, वो यूज नहीं कर रहा अपना, दुनिया से खत्म करके फिर अपनी दादागिरी दिखाएगा कि अब किसी के पास नहीं है, अगर एनर्जी के बगैर अगर दुनिया चलनी है तो मेरे पास आओ गिड़गिड़ा के। लेकिन तो हर कंट्री अपने फायदे के लिए सोचती है। क्या अमेरिका से ले पाए? नहीं ले पाए ना। अमेरिका तो अमेरिका तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से हुआ, उन्हीं की स्ट्रेटेजी काम आई ना। देखिए जो विदेश नीति तो 99% एज इट इज रहती है, चाहे गवर्नमेंट कोई रहे, नंबर 1। नंबर 2 कि नहीं सर मेरी बात रख लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी रहे, 90% ऑलमोस्ट सेम रहती है। रह गई बात कि विदेशों में भारत की छवि के बारे में, वो आप कह रहे कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है या जो भी है, पुख्ता नहीं हुई, आपका जो कहना है वो लोगों की अपनी संस्कृति से वो जो लगाव है इस वजह से है। 1 मिनट में बात करना चाहूंगा कि यही सरबजीत पाकिस्तान में सड़ा मर गया वो, और लेकिन वही जब अभिनंदन जो हमारा जो पायलट पकड़ा गया था, उनके टेरिटरी में जाके गिर गया था, तो 72 घंटे के अंदर मोदी सरकार ने, मोदी सरकार कह रहे हो आप? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट तो मोदी की है। अरे तो इंडस्ट्री जिससे बिजनेस करना है, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है उसको, आपको पूरी कहानी पता नहीं है। हकीकत के अंदर ये सारी चीजें ना जो ऊपर से दिखाने का जो ड्रामा है, उसके पीछे बहुत सारी इनर कुछ बातें होती हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने माइक पे नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं कि आपको पता है कि मोदी जी जाके बिरयानी खा के आए थे, कौवे की बिरयानी खाई थी, पता नहीं कौन सी बिरयानी खाई थी, मुझे पता नहीं, लेट मी वो बिरयानी खा के आए और यहाँ पे आके बोले मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन हकीकत में क्या था आप सब जानते हैं ना। जिंदल का हाइड्रो प्रोजेक्ट था वहां पे, पीओके के अंदर जिंदल का हाइड्रो प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही थी। अभिनंदन वाली बात पे आप अपनी बात रखिए कि अभिनंदन पे जो थ्रेट था, अमेरिका ने भी कह दिया था कि भाई भेज दो, नहीं तो मोदी मानने वाला नहीं है, की वजह से हुआ है। हाँ यस, नहीं हुआ ना, तो अमेरिका के इंडिया में वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो मोदी नहीं होगा तब। यही अमेरिका मनमोहन सिंह को बुलिंग करता था। नहीं आप गलत, बिल्कुल लिटरली जूनियर यही अमेरिका था जिसने मोदी को बोला था मोदी आउट, हम वीजा नहीं देंगे इसको। यस, लेकिन वही अमेरिका ने फिर रेड कारपेट भी बिछाए, जनता की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, व्हाटएवर में भी लीडर वाज द सेम। मोदी के फर्क नहीं पड़ता, मोदी नहीं होगा, मान लीजिए आप किसी गधे को बैठा दीजिए यहाँ पे, जब तक इंडिया उसके अमेरिका के वेस्टर्न इंटरेस्ट और अमेरिकन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट रहेगा इंडिया के अंदर, बिगेस्ट सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट पोटेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। और चाइना पहले तो सारी दुनिया इंडिया को प्रेफर करते हैं कि लीगल सिस्टम भी है, बहुत सारी बातें हैं उसमें कि क्यों चाइना में लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, तो
चाइना की बजाय पूरी दुनिया के अंदर जो फ्री ओपन जो एक सुविधा के लिए, जो बिजनेस के लिए ईज ऑफ बिजनेस की अगर एंगल से देखते हैं तो इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है और इस हिसाब से इंडिया को प्रीफर करते हैं। उनका इतना अरबों मिलियन बिलियन इन्वेस्टेड है यहाँ पे अमेरिका का, नॉट ओनली अमेरिका, अमेरिकन एलाइज नाटो कंट्रीज का कितना है आप सोच भी नहीं सकते। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे किसी गधे को बैठा दो आप लाके, मैं बता दूं क्या आपको, कपिल शर्मा को बना दो, चलो जोकर को, वो मजाक करता है ना कॉमेडी, उसको बना दो, फिर भी पॉलिसी ऐसी रहेगी। कोई आप भारत के जो सीधा मार्केट, डू यू थिंक दे इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ मोदी? मोदी को छोड़ के भी शेयर मार्केट कैसे क्रैश हो रही है मुझे बताइए, 1.5 महीने से कैसे क्रैश हो रही है, सारे इन्वेस्टर भाग गए। आप भारत की जो विदेश नीति है अभी वर्तमान में 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? हमारी विदेश नीति तो बहुत अच्छी है लेकिन मोदी ने खराब कर दिया उसको, जो भी माइनस में आएंगे को इनकी वजह। आप रेटिंग कीजिए। हाँ रेटिंग देखिए, जो अगर 10 पॉइंट है तो हमारी जो अगर तमाम जो विदेश नीति होती है वो मोदी जी की वजह से नहीं है, हमारी विदेश। आप प्लीज रेटिंग कीजिए, आप मर्जी 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर आप दे सकते। जिस हिसाब से इनकी धुर्री उड़ रही है, जगह जगह इनका मजाक उड़ता फिर रहा है, हमारे विदेशों के अंदर बेइज्जती कराई है मोदी जी ने, जैसे मालदीव बीच सीनाजोरी कर रहा है। नेपाल में आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कम्युनिस्ट पार्टी के बने हुए हैं। क्या कर लिया इन्होंने? भूटान जो बोलता है कि हमें चाइना को लाना पड़ेगा, ये ट्रायंगल है, ये डिबेट एक खाली नेपाल और भूटान और इंडिया का नहीं है। उन्होंने बोला कि इंटरफेयर करना उसका बनता है, उससे भी बात करो। तो कितनी बेइज्जती की बात है कि भूटान को कितना मिलियंस ऑफ डॉलर तुम। अरे सर बता दीजिए ना, 10 में से कितने अंक देंगे? 1 से 10 के बीच में कितने अंक देंगे? अगर आप मोदी को लेके चल रहे हैं कि नहीं, भारत की विदेश नीति है ना, भारत की विदेश नीति अगर आप समझ रहे हैं कि मोदी की वजह से है तो 10 में से 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हर जगह इन्होंने धुर्री उड़वाई है। चाइना श्रीलंका में भी घुस गया, वो मालदीव में भी घुस गया, हटा के इंडिया को आउट और चाइना इन, राइट। और नेपाल के अंदर भी घुसा हुआ है, उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसी के बने हुए, इंडिया का जबकि हिंदू राष्ट्र है। वो क्या कर लिया इन्होंने, इनकी पॉलिसी ने सत्यानाश करके पटक दिया। ना तो ये हिंदू के धर्म को लेकर चले तो नेपाल तो अपना होता, वो भी सेकुलर कंट्री है और बार बार बोलने के बाद में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करता। इस पर भारत का एक विदेश मंत्री, एक मतलब सर, तो विदेश मंत्री किसके लिए? लेट मी विदेश मंत्री स्टैंड्स फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, प्रधानमंत्री। ही इज वर्किंग अंडर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। नहीं, ये बीजेपी का है मोदी, तो वो तो गुजरात का प्रधानमंत्री है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश का प्रधानमंत्री नहीं है। अगर बुलेट ट्रेन चलेगी तो कहां से चलेगी? देखो बताओ, अहमदाबाद से बॉम्बे, दिल्ली से नहीं चलेगी, दिल्ली राजधानी है ना। सर गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही है, तो गुंडागर्दी करोगे, है ना, गुंडागर्दी करोगे। अड्डानी अंबानी धमानी, है ना, यही आपके तीनों भगवान है, त्रिदेव, है ना। ब्रह्मा हमारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनके हैं अड्डानी अंबानी और धमानी, बस यही है इनके। 500 करोड़ का एक अपार्टमेंट बेचते हैं मिस्टर धमानी। अच्छा सर, मुझे सिर्फ इतने ओवरऑल परफॉर्मेंस, अब तो 10 साल लगभग पूरे ही हो गए, अभी इसको मानकर चलिए ओवरऑल जो मोदी सरकार के पूरे 10 साल के टेन्योर, हम 5 साल के नहीं 10 साल के टेन्योर में आप इनको 1 से 10 के बीच में कितना नंबर देंगे आप? अरे 1 से 10 तक 2-3 नंबर दे दो बस, इसके अलावा तो सब जगह तो इन्होंने खराबी कराई, तो जबरदस्ती मीडिया के थ्रू अपनी पॉजिटिविटी बना रहे हैं, जब झूठ बोल रहे हैं, कहीं सही नहीं करा इन्होंने। उज्ज्वला योजना की बात करोगे, वो गुजरात कोस्ट पे, गुजरात की कोस्टल एरिया में गैस और वो मिली थी, ऑयल मिला था, सारे ठेके अंबानी को दे दिए। और अंबानी ने बोला भैया बेचेंगे कैसे? कहता हम ना तुम्हारे स्पोक्समैन, हम बिचवाएंगे तुम्हारा सारा माल, गैस बिकवाएंगे, घर घर पे सबके चूल्हे बंद। उज्ज्वला योजना से पूरे इंडिया को मार्केट बना दिया और उसके बाद बोला कि बेचो हाई रेट के ऊपर, और इंडिया। अच्छा ये सर इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने 120 रुपए लीटर बेचा तेल, और गैस सिलेंडर के इतने रेट कर दिए, बेचारे खाओगे सबके चूल्हे बंद। ये योजना है इनकी। अच्छा सर, जो ये फॉरेन रेटिंग एजेंसी, क्या किया इन्होंने? सारे बैंक घर घर एक जो योजना थी सबके अकाउंट खोल दिए, गरीबों के पैसे 500 रुपए 1000 रुपए सब अकाउंट में, और सारे बैंकों को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया। उसके बाद अभी और भी 2-3 और उड़ेंगे, 2-4 रह जाएंगे। एक कॉल पे अड्डानी को दे दो सब चंदा, सारा पैसा दे दो, ये एक जगह मिलना चाहिए इनको सारा पैसा, इसका एक्यूमुलेट करके एक जगह पे आसानी से दिया जा सके। उन इंडस्ट्रीज की मदद करने के लिए ये बैंकों का इस्तेमाल। सर अब थोड़ा सा अब 2 नंबर लायक भी नहीं है, मैं तो 2 तो पता नहीं, सोच रहा हूँ चलो इज्जत देनी है, भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ बंदा, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं भारत की पॉलिसी की वजह से। अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना पसंद करेंगे? आपको पता है ना, घुमा फिरा के आपने लाना यही टॉपिक है ना, चलिए ठीक है। तो देखिए इस समय देश की हालत ऐसी है कि कोई भी समझदार व्यक्ति तो यहाँ पे स्टैंड कर नहीं सकता, इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, इतनी डटी है यहाँ पे। तो मतलब वॉकओवर दे देंगे आप? मोदी को जब इतनी खिलाफत कर रहे हैं तो वॉकओवर दे देंगे? वॉकआउट जैसे प्रबुद्ध नागरिक अगर हमने बात नहीं करी, वॉकआउट आपने आप बोल रहे हैं, आप मेरे मुंह में शब्द घुसेड़ रहे हैं। मैंने गंदी पॉलिटिक्स की बात नहीं, आप कंप्लीट दे रहे हैं ना। देखिए दिस इज अ बायस्ड मीडिया, राइट?
ये अपने आप मेरे मुंह में ठुसवा रहे हैं वॉकओवर के बारे में। मैं एडिट कर दूंगा इसको, आप पहले नहीं नहीं, एडिट मत करना, एडिट मत करना, जनता को पता लगना चाहिए आप क्या सोचते हैं। तो एक्चुअली देखिए इस समय हाँ, ये पूरे देश का जो हालात है, महागठबंधन बना, ये सब जानते हैं। नीतीश कुमार ने क्या ड्रामा करा, ये करा, सब कुछ करा। उन्होंने शुरुआत करी गठबंधन की, मीटिंग्स भी करी शुरू के अंदर। बाद में उन्होंने कहा कि एक एप्रोप्रिएट एक लीडरशिप नहीं है गठबंधन में, लीडरशिप तो होनी चाहिए उनको चैलेंज करने के लिए। तो उस हिसाब से जब उन्होंने देखा तो हमने सजेस्ट करा कि देखिए आप है ना, पहले तो कांग्रेस का लीडर है ना, आप उनको बनाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे को। राहुल गांधी नहीं चैलेंज कर सकता उनको, राइट? तो वो रीजन ये था, बताएंगे क्यों। राहुल गांधी तो कांग्रेस का सुन लो ना क्यों, क्यों के बाद सुनो क्यों। राहुल गांधी कितनी बार पहले लड़ चुके, लोकसभा के लीडरशिप कर चुके और हर बार हारे हैं, यहाँ तक कि अध्यक्ष बन के भी हारे हैं। वो कोई फायदा नहीं, उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा क्योंकि वो मोदी को चैलेंज नहीं कर पा रहे थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे सर के फेवर में क्या चीज जाती है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 80-20 का जो रेशियो है, चाहे वो काल्पनिक लगता हो लोगों को, लेकिन एक जनसंख्या का जो एक गणना है, अब जब वो हुई थी, जब भी हुई थी, ये भी समझ लीजिए जब भी हुई थी, एक जनगणना है कि दलित वोट और ओबीसी के वोट और मुस्लिम वोटों को अगर हम इकट्ठा करके देखते हैं तो करीब करीब 80% की मान लीजिए, 85 कह रहे हैं कई लोग, तो 88% भी कह रहे हैं। तो अगर उस एंगल से अगर देखा जाए तो अगर उसमें से 50-60% भी वोट मिल गए खड़गे जी को तो सीधी जीत जाएगी। मोदी जी को कितने परसेंट वोट मिलते हैं बीजेपी को? 32, 28, 30, 32%, दैट्स इट। रेस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे डोंट वोट फॉर बीजेपी। दिस इज द पॉजिटिविटी कि एक उम्मीद की किरण अभी। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे को गांव गिराओ जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, कितने परसेंट लोग जानते हैं? जान जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। देवगौड़ा को कितने परसेंट जानते थे? अटल जी जब देवगौड़ा वाज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर सर। एक्सीडेंट थे? Yes. चंद्रशेखर भी एक्सीडेंट थे? नो, ही वाज नोन लीडर। राजीव गांधी भी तो एक्सीडेंट थे, नहीं थे? नो नो नो, वो सर नहीं, राजीव गांधी एक्सीडेंट नहीं थे, वो थे ना? यस थे ना? यस थे। वो ऑल ऑफ अ सडन ही एंटर्ड द पॉलिटिक्स बिकॉज इंदिरा जी डाइड एंड ही वाज द मोस्ट रिवोल्यूशनरी। राजीव जी ने जो चेंज करे, सुपर कंप्यूटर लाने वाले, वो जो आज की वजह से सुपर पावर बना हुआ है सॉफ्टवेयर में इंडिया, उनकी वजह की कंप्यूटर। मतलब इंडिया गठबंधन का जो प्राइम मिनिस्टर फेस है अभी खड़गे राजीव गांधी लेके आए थे देश में, ये तो नकली कॉपी कर रहे हैं उनकी। ओके ओके ओके, इन्होंने यूआईडी का भी कॉपी किया, मनरेगा भी कंटिन्यू है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आखिर पिछले सरकार जो 56-60 साल थी तो उन्होंने तो अच्छे काम कुछ किए ही होंगे, तो वो कंटिन्यू रखने में हर्ज क्या है? आपने तो मान भी जाओ ना कि उन्होंने भी अच्छे काम करे। वो तो कह रहे हैं, कई बार क्रेडिट। आपने क्या करा? सबकी कॉपी करके नया पैकेज करके दे दिया। ये तो अब देश की जनता डिसाइड करेगी 2024 के इलेक्शन। जो बोलेंगे वही तो समझ में। ऐसा नहीं सर, आप देश की जनता को इतने मूर्ख नहीं समझ सकते हैं। उनकी अपनी कॉमन जागते, सुनिए, रात दिन जब सोते जागते सभी चैनल पे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उसकी रीच मैक्सिमम है, दूरदर्शन की रीच मैक्सिमम है, आप जानते हो। आप लोगों की, हमारी लोग इतनी रीच नहीं है। वो घर घर तक जाते हैं, सुबह शाम रात दोपहर, मोदी 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 मोदी। एक ही झूठ को 100 बार बोलोगे तो सच जैसा लगने लगता है। इसके बारे में साइंटिफिक रीजन देता हूं मैं सर। इसी दौर में भी आप हिमाचल में, तेलंगाना में और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें जीती है। सर सुनो, तो इसी मीडिया में मैं साइंटिफिक रीजन दे रहा हूं उसके पीछे कि एक झूठ को कितनी बार बोलोगे तो सच जैसा लगने लगता है। लोगों के सबकॉन्शियस में बैठ जाता है वो रिपीट करने से। वो क्या रीजन है उसका सब जानते हैं कि रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका पूरा सबकॉन्शियस है पूरे दिन के इमेजेस को, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी देखते हो, उसको सिंथेसाइज करके एक आइडिया बनाता है और स्टोर कर लेता है उस चीज को कि ये ऐसी चीज है या ऐसी चीज है। और रात दिन उनको मोदी झूठी झूठ दिखाते रहोगे। बेचारा गरीब आदमी को पढ़ाई पे तो ध्यान है ही नहीं ना, एजुकेशन पे ये लोग ध्यान नहीं देते। आप हॉस्पिटल पे ध्यान देते नहीं, ये लोग एजुकेशन पे ध्यान देते नहीं है ना। ये मेन चीज पे तो ध्यान नहीं देते कि अगर ये देश की जनता अगर पढ़ लेगी, जागरूक हो जाएगी तो ये सवाल पूछेगी और जवाब इनके पास है नहीं। तो इसीलिए मोदी जी ने शुरू में 2014 में ये रीड इंडिया कॉन्सेप्ट लाए थे। रीड इंडिया कॉन्सेप्ट हमने नंबर ऑफ टाइम्स उनसे पूछा, मोदी जी कहां गया रीड इंडिया आपका? गायब। तो एक जवाब नहीं देते कहीं पे भी। वो क्यों नहीं देते? देश की जनता शिक्षित नहीं होनी चाहिए क्या? जो अनपढ़ जाहिल लोगों को सत्ता में बैठा सकती है वो ऐसी जनता चाहिए उनको। अंगूठा छाप पप्पू चाहिए उनको अपोजिशन में। इसलिए मोदी जी जवाब लगता है कि सर आप कुछ देते हैं ना, मोदी जी जवाब देते हैं तो राहुल गांधी को क्यों देते हैं? इसीलिए कि उनको पप्पू ही चाहिए अपोजिशन में, उसको हरा सकते हैं। देश की जनता ने जब 1977 में इमरजेंसी के दौर में जब पूरी मीडिया पे पाबंदी थी और उस समय इंदिरा गांधी का चरम था, और उस समय इंदिरा गांधी को जब हरा सकती है तो कोई यहां पर चल नहीं सकता। सर, देश की जनता के जो कॉमन सेंस है उसको आप ऐसे मत खारिज कर दिए। ये दो जो मीडिया संस्थान पे जो आप ठीकरा फोड़ रहे हैं ना, आप इससे कहीं ज्यादा देश के जनता का कॉमन सेंस है और उनकी बुद्धि विवेक है। सर, आपका कहने का मतलब है कि देश की जनता अभी भी समझती है और इसका तख्ता पलट सकती है, ये कहना? यस, व्हाई नॉट। ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी यही उम्मीद करूंगा और मैं भी चाहूंगा अगर उनको नापसंद होगी,
इनकी आपके कहने के हिसाब से तानाशाही या कुशासन वो पलट देगी। आपका मतलब है कि सूचना चाहे कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, बट लोग अपने आप से उसको एनालाइज करते हैं सर। आपको लगता है कि अशिक्षित लोग सही से एनालाइज कर सकते सर उन अशिक्षित को मत बोलिए सर, उन अशिक्षितों ने उस जनता के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या अनपढ़ लोग एक सही तरह से किसी चीज की सिंथेसाइज कर सकते हैं? सर 1977 में जो इंदिरा गांधी को यहाँ से रायबरेली से जब हराया था, वहां की जनता क्या बहुत शिक्षित थी? क्या उस मीडिया इतना ज्यादा प्रतिबंधित था, इतना कंट्रोल था क्या? नहीं था ना। एक सेकंड सर, मीडिया क्या कंट्रोल में था उस समय? इतना नहीं था ना। लेकिन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करी थी ना उस समय, और आज मीडिया बिल्कुल चुप रहता है हर चीज के ऊपर। आज वो उनकी सर अभी अभी हाथ हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया है सर, सोशल मीडिया पर कोई बैन नहीं है और सारी नो 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 सर मैं जानता हूं है, आप बोल के दिखा दीजिए। मेरे 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 कितने सारे चैनल उन्होंने बंद कर दिए सर भाई, मेरे कितने सारे चैनल उन्होंने बंद कर दिए, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए। मैं आपके सामने अभी मैं आपके सामने ही ट्वीट करूंगा, अकाउंट आपके सामने डिलीट होते दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। देखो मैं ट्वीट करूंगा, इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा या बंद हो जाएगा मेरा अकाउंट। देखो क्या हो रहा है देश में। अभी इतने सारे जो मतलब पुराने जर्नलिस्ट थे जिनको कि मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर कर दिया गया, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं सर। उनके मिलियंस में 5 मिलियंस और 10 मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं और पीपल्स आर फॉलोइंग हिम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन वो उनको जाना पड़ा ना, उनको चैनल छोड़ के जाना पड़ा ना, चैनल को छोड़ के जाना पड़ा ना सर, चैनल को छोड़ के उनको जाना पड़ा। और उसके बाद में उनमें से भी ज्यादातर 22 हैं किसी न किसी पार्टी के लिए। अगर आप देश की और जनता की सोचोगे तब मैं उनको निष्पक्ष मीडिया बोलूंगा, जैसे रवीश कुमार जी हैं, बाकी लोग पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, वो जब भी मोदी की बुराई करोगे राहुल गांधी का फोटो लगा देंगे। और दीपक शर्मा जी हैं, वो थोड़ा सा न्यूट्रल बोलते हैं। तमाम ज्यादातर मैंने तो कितनी बार देख चुका, मैंने लिख चुका, उनके जवाब दिखाई दिए, मेरे सामने बैठा दीजिए सारे के सारे उन पत्रकारों को, मैं जवाब दूंगा ना उनको। वो जितने भी बंदे ज्यादातर फेक हैं वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से नोट मिलता रहे। अब टुडे ग्रुप का क्या हाल है, एक आज तक है ना वो मोदी की चापलूसी करता है, और टुडे जो है सरदेसाई वाला वो राहुल गांधी की से वो चमचागिरी करता है, दोनों तरफ से लूटने में लगा। ऐसा मीडिया है इस देश का, निष्पक्ष नहीं है। सर एक बात बताऊं, मैं इंडियन एक्सप्रेस का तो हाल देख लिया, अडानी ने खरीद लिया ना, अब क्या बचा है? अब ये आपका व्यू पॉइंट है, बट बस खत्म, और हिंदू बच गया थोड़ा सा बस, और कोई पेपर है जहां पे सच आ रहा हो? मतलब दोज हु आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट दे आर मुझे बताइए कि सच्चाई दिखाने के लिए अगर सरकार के गलत पॉलिसी गलत डिसीजन के लिए अगर बोल रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि हम बीजेपी या कांग्रेस के खिलाफ है। नो 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 मैं पॉलिसी जनता के हित में बोलना क्या पाप है क्या? कोई तो बोलेगा यार, कोई कांग्रेस के लिए बोल रहा है, कोई बीजेपी के लिए बोल रहा है, कोई आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहा है, कोई किसी दूसरी पार्टी के लिए बोल रहा है। देश की जनता के लिए कौन बोलेगा यार? कोई नहीं बोल रहा, पूरे देश में जनता के लिए कोई नहीं बोल रहा। अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो भैया बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? ये सर जो कि देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पे अपनी राय रख रहे थे, आप इनकी राय से कितना सहमत या कितना असहमत है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर ये आपका ये पसंद आया ये प्रोग्राम, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं ज्ञान प्रकाश।